हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो से हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन की पूरी एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में मैं आप लोगों को कंपाइलर डिज़ाइन का पूरा एक सिलेबस को कवर करूंगी। गाइस, आज का वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अभी से लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होगा कंपाइलर डिज़ाइन। कंपाइलर क्या होता है और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो गाइस, कंपाइलर का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। गाइस, अब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आप लोग सिंपली ये समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है टारगेट लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, जिसका इसका मतलब होता है 0 और 1 वाली लैंग्वेज। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर को 0 और 1 वाली लैंग्वेज समझ में आती है, जबकि 0 और 1 वाली लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पे क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर C लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब टर्बो C यूज़ करते थे तो C लैंग्वेज टर्बो पे लिखते थे और उसके बाद ऊपर में एक ऑप्शन था कंपाइल का, तो वहाँ पे कंपाइल पे क्लिक करते थे। तो उसके बाद वहाँ पे अगर आपको प्रोग्राम में कुछ एरर रहता था तो एरर शो कर जाता था, और अगर एरर नहीं रहता था तो उसके बाद आप लोग जाके रन पे क्लिक करते थे। तो यहाँ पे क्या है ना, हम लोगों को हाई लेवल लैंग्वेज आता है और कंप्यूटर को 0-1 वाली लैंग्वेज आता है। तो अब हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम लिख देते हैं और कंप्यूटर को कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर बाइनरी लैंग्वेज में, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, और ये कन्वर्ट करके हम लोगों को काम आसान कर देता है। तो कंपाइलर क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अभी फ़िलहाल इतना ही समझेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका बेसिक स्ट्रक्चर डायग्राम। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ इसको। गाइस, मैंने यहाँ पे कंपाइलर का बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे क्या है, हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज मतलब C लैंग्वेज या फिर C++ जो भी, तो अभी यहाँ पे C लैंग्वेज है। इसके बाद हमने C लैंग्वेज को कंपाइल किया। अगर कोई एरर हम लोग का रहेगा, जैसे कि हमने प्रिंटफ लिखा और उसके बाद सेमीकोलन लगाने भूल गए, तो वहाँ पे एक एरर शो कर देगा। और अगर एरर नहीं शो करेगा तो क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज में, इसका मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। अब क्या है, ये इतना सिंपल नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइल किया तो कन्वर्ट हो गया लो लेवल लैंग्वेज में। इसका कंपाइलर का क्या है, बहुत सारा फेजेस है। तो अभी हम लोग देखते हैं कंपाइलर के कितने सारे फेजेस हैं और उन फेजेस के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो पूरे सिलेबस में हम लोग ये सब पूरा कुछ कवर करेंगे। अभी के लिए हम लोग देखते हैं कि कंपाइलर के कितने सारे फेजेस हैं, मेजर फेजेस। तो गाइस, कंपाइलर के 2 मेजर फेजेस होते हैं और उन मेजर फेजेस के भी पार्ट्स होते हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पे ईच ऑफ देम टेक इनपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेवल एंड वर्क इन अ कोऑर्डिनेट वे। ओके, तो यहाँ पे जो ये वाला लाइन है, इस लाइन को अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख देते हैं, छोड़ देते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं कि कंपाइलर के 2 मेजर फेजेस होते हैं। तो अब ये जो हमारा आर्किटेक्चर जो ड्रॉ किया था, इसको अपडेट कर लेते हैं। कंपाइलर के 2 फेजेस हैं, तो 2 फेजेस में हम लोग इसको डिवाइड करके अपना एक न्यू आर्किटेक्चर को ड्रॉ करते हैं। गाइस, तो मैंने अपना ये डायग्राम को जो है अपडेट करके यहाँ पे लिखा है। तो 2 मेजर फेज जो कंपाइलर के, वो है एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सोर्स कोड है, ठीक है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, ये हमने लिखा। लिखने के बाद जो है ये एनालिसिस फेज में गया। एनालिसिस फेज क्या जनरेट कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। अब ये एक ऐसा कोड है जो ना कि पूरा हाई लेवल है और ना ही पूरा लो लेवल है, ये हाई लेवल और लो लेवल के बीच में कुछ है। ओके, तो ये एनालिसिस फेज जनरेट कर रहा है। अगर हमारा कोड में कोई एरर रहेगा तो यहाँ एनालिसिस फेज उसको डिटेक्ट करके हम लोगों को वापस दे देगा और एरर इसी फेज में जो है डिटेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर यही तक प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगा। ओके, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर एरर नहीं हुआ तो ये इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन को जनरेट कर देगा और फिर ये जो आउटपुट जनरेट किया, ये सिंथेसिस फेज के लिए इनपुट हो जाएगा। ये वाला इंटरमीडिएट कोड जो है सिंथेसिस फेज में जाएगा और सिंथेसिस फेज जो है मशीन कोड को जनरेट करेगा। तो ये बन गया हमारा 2 बेसिक फेज ऑफ कंपाइलर। तो अब हम लोग एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज पढ़ते हैं और इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसको भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं एनालिसिस फेज। तो गाइस, एनालिसिस फेज को फ्रंट एंड भी बोलते हैं, तो यहाँ लिख देती हूँ फ्रंट एंड। एनालिसिस फेज को फ्रंट एंड फेज भी बोलते हैं और इस सिंथेसिस को आप लोग गेस कर ही लिया होगा, इसको बैक एंड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशंस।
तो गाइस एनालिसिस फेज में हमारे पास कहने के लिए सबसे पहला क्या है, नोन एज फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर, जैसे यहाँ पे पता है। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग कह सकते हैं इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम। एनालिसिस फेज क्या करता है, हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है उसको रीड करता है, उसको पढ़ता है, उसके बाद उसको कोर पार्ट्स में डिवाइड करता है। मैंने अभी बोला इनके ये 2 फेजेस के भी और छोटे छोटे फेजेस हैं, मतलब इसको भी डिवाइड किया गया। तो सोर्स प्रोग्राम को ये रीड करेगा, उसके बाद उसको डिवाइड करेगा कोर पार्ट्स में, और उसके बाद करेगा चेक करेगा, क्या चेक करेगा, लेक्सिकल, ग्रामर और सिंटैक्स एरर। तो मैंने जैसे कि अभी बताया कि सोर्स प्रोग्राम एनालिसिस फेज को क्या कर, एनालिसिस फेज में क्या होता है, अगर कोई एरर रहेगा तो यहीं पर ये प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा और एरर शो कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, रीड्स द सोर्स प्रोग्राम, डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स एंड चेक फॉर द लेक्सिकल, ग्रामर एंड सिंटैक्स एरर। लेक्सिकल और ग्रामर क्या होता है, ये थोड़ा अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेक्सिकल एक्चुअली इसी का पार्ट है और ग्रामर भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो अभी के लिए बेसिकली इतना जान लीजिए। ओके, अगर मेन डेफिनेशन की बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखे हैं, एनालिसिस फेज जनरेट्स एन इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें यहाँ पर इस तरीके से कि ये इसको जनरेट कर रहा है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। अभी के लिए यहाँ पे ये एनालिसिस फेज को इतना हम लोग समझ लिए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात गाइज ये है कि हम लोगों का जो एनालिसिस फेज है, यानी कि फ्रंट एंड जो है वो हम लोग का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ओके, मतलब ये प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सिंथेसिस फेज जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, वो मशीन डिपेंडेंट होता है, मशीन को देखता है और उसके बाद वो काम करता है। तो हम लोग बोलेंगे एनालिसिस फेज मशीन इंडिपेंडेंट है और सिंथेसिस फेज मशीन डिपेंडेंट है। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग सिंथेसिस फेज देखते हैं। एनालिसिस फेज हो गया। सिंथेसिस फेज में हम लोग को सबसे पहले क्या पता है, सिंथेसिस फेज नोन एज बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। ओके, इसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं, सिंथेसिस फेज क्या कर रहा है, मशीन कोड को जनरेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग इसको डेफिनेशन में लिख देते हैं। ऑल राइट गाइज, तो हम लोग यहाँ पे वही चीज़ को लिख दिया है। सिंथेसिस फेज जनरेट्स द टारगेट प्रोग्राम, मतलब हम लोग का जो मशीन कोड है, टारगेट प्रोग्राम, बाइनरी प्रोग्राम जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबल टेबल। अब गाइज यहाँ पर भी हम लोग को सिंबल टेबल मिला है, तो अब हम लोग देख लेते हैं सिंबल टेबल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो गाइज सिंबल टेबल क्या है, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन थ्रू आउट ऑल द फेजेज ऑफ अ कंपाइलर, ऑल द आइडेंटिफायर्स नेम अलॉन्ग विद देयर टाइप आर स्टोर्ड हियर। एक्चुअली हम लोग के जो प्रोग्राम में जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं और उसके जो टाइप होता है वो सारा जो है सिंबल टेबल में स्टोर होता है। सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि सिंबल टेबल मेक्स इट ईजियर फॉर द कंपाइलर टू क्विकली सर्च द आइडेंटिफायर, रिकॉर्ड एंड रिट्राइव इट। ओके, तो सब कुछ हम लोगों का सिंबल टेबल में स्टोर होता है और हम लोग उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जो भी बोले। ओके, तो गाइज एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों का कंपाइलर डिज़ाइन आर्किटेक्चर ये था, हाई लेवल लैंग्वेज से कंपाइलर और वो लो लेवल लैंग्वेज जनरेट कर रहा है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग पढ़े तो हम लोगों ने जाना कि कंपाइलर का 2 मेजर फेजेस होता है, एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। तो ये जो हम लोगों का कंपाइलर डिज़ाइन आर्किटेक्चर था ये मॉडिफाइड होकर कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसके बाद हम लोग इसको और मॉडिफाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज के भी और बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो इसके बाद हम लोग आज वो भी देख लेते हैं। तो गाइज ये है हम लोगों का फाइनल कंपाइलर का आर्किटेक्चर, आप लोग इसको एक बार देख लें। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को इस मोमेंट पे एक क्विज़ देना चाहती हूँ। गाइज आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कंपाइलर कैन चेक फिल इन द ब्लैंक्स, और ऑप्शन ए है सिंटैक्स एरर, ऑप्शन बी है कंटेंट एरर, ऑप्शन सी है लॉजिकल एरर और ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो गाइज ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसका जवाब दे सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताना क्या होगा इसका आंसर। नाउ अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं फेज ऑफ कंपाइलर को। तो हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या था, अभी तक तो हमने पढ़ा एनालिसिस फेज और सिंथेसिस फेज। तो एनालिसिस फेज क्या है ना, ये लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसको हम लोग बोलेंगे एनालिसिस फेज। ओके, ये एनालिसिस फेज हो गया, इसका मतलब ये फ्रंट एंड फेज हो गया। और ये जो है हमारा कोड ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेटर, ये दोनों है हमारा सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज इसका मतलब हमारा बैक एंड जो कि मशीन डिपेंडेंट है। ओके,
तो ये सिंबल टेबल और ये एरर हैंडलर तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। एरर हैंडलर वो कंपाइलेशन एरर वाला हम लोगों ने फर्स्ट डायग्राम में पढ़ा था। सिंबल टेबल भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जैसे पहले देखे थे कि एनालिसिस फेज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि एनालिसिस फेज के 4 पार्ट्स होते हैं। तो गाइस एनालिसिस फेज क्या जनरेट करता है, हम लोग पढ़े हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। तो ये वाला जो फेज़ है यहाँ से ये जनरेट कर रहा है, और ये फाइनल क्या कर रहा है, हम लोग को टारगेट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में को जनरेट करके दे रहा है हमें। अब हम लोग को एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग का जो एक लाइन पहले का बचा हुआ था वो देख लेते हैं। तो गाइज ये वाला जो लाइन था हमारा, ईच ऑफ देम टेक इनपुट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेवल एंड वर्क इन द कोऑर्डिनेट वे। तो इसका मतलब यही है, हर एक फेज जो है हम लोग का यहाँ पर वो अपने प्रीवियस वाले का जो आउटपुट है वो इनपुट ले रहा है। मतलब लेक्सिकल एनालाइजर, ये इसका इनपुट क्या हो जाएगा, हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले हमने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा या फिर यानी कि सी लैंग्वेज जो भी लिखा वो लेक्सिकल एनालाइजर में जा रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा ना, हमारे कोड को स्कैन करेगा। कोड को स्कैन करने के बाद हम ये टोकन्स को जनरेट करेगा। इसका मतलब लेक्सिकल एनालाइजर का इनपुट क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज, और ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, टोकन्स। अब ये टोकन्स जो है सिंटेक्स एनालाइजर के लिए इनपुट हो जाएगा। ये टोकन्स हमारे सिंटेक्स एनालाइजर में जाएगा। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है ना, पार्स ट्री को जनरेट करता है। तो पार्स ट्री को ये जनरेट किया, उसके बाद पार्स ट्री हमारा आएगा सिमेंटिक एनालाइजर में। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये अपने कुछ रूल्स को फॉलो करता है। तो ये देखेगा जो पार्स ट्री है उस रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सिमेंटिक एनालाइजर जो है मतलब स्कैन करके देख लेगा और जो पार्स ट्री है इसके रूल को फॉलो करेगा, तो ये आउटपुट क्या जनरेट करेगा, एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री। ओके, तो ये एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री को जनरेट करेगा। तो वो कहाँ पे इनपुट लेगा, वो एनोटेटेड, ध्यान से सुनिए, एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के लिए इनपुट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एनोटेटेड सिंटेक्स ट्री आया, और फिर यहाँ पर से जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जैसे कि हमने पढ़ा था ये एनालिसिस फेज़ है, तो ये एनालिसिस फेज़ क्या जनरेट करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बीच में होता है। ओके, मतलब बीच का कुछ होता है, ना पूरा हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना पूरा लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो वो ये जनरेट करेगा, और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कोड ऑप्टिमाइज़र में जाएगा। कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, वो जो लैंग्वेज रहेगा मतलब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो उसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड। तो ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड फिर यहाँ पर से ये जनरेट करेगा और वो जाएगा कोड जनरेटर में। और कोड जनरेटर क्या करेगा, जो ऑप्टिमाइज इंटरमीडिएट कोड है उसको कन्वर्ट करके हमारा टारगेट कोड यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम लोग को टारगेट कोड दे देगा। ऑल राइट गाइज, तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन फेजेस ऑफ कंपाइलर का। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया ये क्योंकि मैंने बहुत ही जल्दी बोला, तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे की लेक्चर्स में इन सारों को अलग अलग से कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। एक क्विज़ लेते हैं, और क्विज़ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स। और आपके ऑप्शंस हैं पार्सर, ऑप्शन बी है कोड जनरेटर, ऑप्शन सी है लेक्सिकल एनालाइजर, और ऑप्शन डी है कोड जनरेटर। ओके, तो आप लोग इसका जवाब मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और क्विज़ 1 का जवाब भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑल राइट, तो ये हो गया हम लोग का आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट। आगे हम लोग हर एक फेज़ को जो है डीपली पढ़ेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।